हाय गुड मॉर्निंग। सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के 10 के दमदार ट्रेड्स की। मार्केट्स पे क्या हो रहा है इस समय, इस शो में क्या क्या है, इन सब पे आगे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, पहले सुबह की हेडलाइंस। कमजोर शुरुआत के बाद बाजार में रिकवरी, निफ्टी दिन की ऊंचाई पर पहुंचा। नीचे से करीब 125 अंक सुधरकर 24,700 के ऊपर। बैंक निफ्टी भी हरे निशान में, वहीं मिड और स्मॉल कैप्स में 0.25% से ज्यादा की तेजी। रियल्टी शेयरों में 5 दिनों की गिरावट थमी। रियल्टी इंडेक्स 1.25% मजबूत तो रहा, करीब 4% चढ़ा। साथ ही रिलायंस की अगुवाई में तेल और गैस शेयरों में भी तेजी लौटी। जुरिंदर मेटल में भी चमक, लेकिन आईटी शेयरों में आज भी कमजोरी कायम। अच्छे नतीजों के बाद ऑल टाइम हाईज पर पहुंचा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। उधर कमजोर Q1 नंबर्स से मैज़गांव डॉक और पिरामल फार्मा 3 से 4% तक फिसले। दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। ब्रोकरेज डाउनग्रेड से आईएक्स का शेयर करीब 4% गिरा। बर्नस्टीन ने रेटिंग घटाकर अंडर परफॉर्म की। मौजूदा भाव से करीब 30% नीचे गिर दिए लक्ष्य। कपलिंग पर रेगुलेटरी ऑर्डर से ज्यादा नुकसान की जताई आशंका। ओके, आज है मंगलवार का दिन। आज है सेंसेक्स क्या बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। अब तक इंटरेस्टिंग फर्स्ट 45 मिनट्स स्क्रीन्स पे प्ले आउट होते हुए इस मार्केट्स को मैप करूंगा। पहले 10 के दमदार ट्रेड्स का आज का लाइनअप, सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज, और उसके लिए राजेश सतपुते साहब और राजेश पालविया साहब पिछले शो से कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ में अपने साथ निर्मल बंग से विकास सालुंखे और सेंट्रम से नीलेश जैन भी जुड़ते हुए। आप दोनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज बातचीत होगी हीलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी साहब से, और आगे केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया भी होंगे। मार्केट के टेक्निकल्स की बढ़िया सी मैपिंग भी कर देंगे। तो बढ़िया एक्शन पैक्ड आधे घंटे के लिए तैयार हो जाइए। पहले मार्केट्स लेकिन स्क्रीन पर ले आता हूं। रिस्पाइट है क्योंकि शुरुआत में एकदम से हम स्लिप हुए थे। स्लिप होते होते 24,600 के नीचे आए थे। मतलब कल की क्लोज से 80 पॉइंट का दबाव था एक समय। उस 80 पॉइंट वो शुरुआती टेक्स में हुआ था। 80 पॉइंट के दबाव से अब वो निफ्टी दरअसल बढ़िया उभर के 30 पॉइंट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, यानी कि 100 पॉइंट से ज्यादा की इंटरडे शुरुआती डिप से रिकवरी इस समय प्ले आउट होती हुई। और अभी फिलहाल इन ग्रीन काफी देर से कंसोलिडेट करता हुआ आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। बैंक्स लार्जली फ्लैटिश टेरिटरी पे हैं। तो बेसिकली 3 दिनों के पेन के बाद शुरुआत लड़खड़ाती हुई और आज एक्सपायरी के दिन लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी के ट्रेड्स प्ले आउट हुए। आईटी अभी भी सबड्यूड सा ट्रेड कर रहा है। हालांकि शुरुआत में तो डीपर कट्स थे, लेकिन अभी भी कह लीजिए दबाव 1/3% के आसपास ही कमजोरी के साथ आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। बैंक्स फ्लैट हैं। तो फिर मोमेंटम किन पॉकेट्स में? एक रियल्टी काफी पेन से उभरी है। कल भी दबाव में अच्छी खासी थी। इनफैक्ट कुछ दिनों से लगातार प्रेशर था। आज रियल्टी में थोड़ा बहुत रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ। मेटल्स आज सुबह से, जब से मार्केट्स खुले हैं, मेटल्स एज अ पॉकेट बढ़िया कर रही है। पिछले कुछ दिनों के पेन से ना सिर्फ रियल्टी बल्कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स भी कुछ हद तक उभरने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंडेक्स बेहतर फेयर करता हुआ नजर आएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्यू अपने लिए था ओवरनाइट, वो क्रूड में जो उछाल आया था, उसके चलते ऑयल एंड गैस एज अ स्पेस अच्छा कर रहा है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तो कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज मदद कर रहा है, कोई एचडीएफसी बैंक मदद करता हुआ आपको नजर आएगा, इवन कोई भारतीय एयरटेल आपको मदद करता हुआ नजर आएगा। आईटी तो पेन में है। इंटरेस्टिंगली जब एचडीएफसी बैंक इस तरफ खड़ा हुआ नजर आएगा तो आईसीआईसीआई बैंक उस सारे अच्छे मूव्स को बैंक निफ्टी के निगेट करता हुआ इस समय। खैर, सुबह चर्चा हुई थी 8 बजे जब डिस्कशन हो रहा था पिछले कुछ दिनों के पेन के बाद कि आज शुरुआत दिक्कत भरी हो सकती है। पर सुबह ये बात हुई थी कि एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में है, अगर गैप डाउन होता है अपने बेस 1 के आसपास आता है
तो एक बार उन शॉट्स पे मुनाफा बांध लेना चाहिए। प्रिसाइसली उसी जोन्स पे आया। हमारी चर्चा हुई थी मेरे ख्याल से 569 से 613 हमारा बेस वन था। यस, वो शुरुआती डिप जो 80 पॉइंट का दबाव में कह रहा हूँ 600 के आसपास ही आए थे, वहीं से फिर वो कवरिंग के मूव्स प्ले आउट हुए। लेकिन अब हायर लेवल्स का हूँ या इन ग्रीन बस नाम मात्र के कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसे में जो जोन पे निफ्टी खड़ा हुआ है, पिछले 45 मिनट का आकलन क्या है और अब कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना है क्या? अगर आपने कहे सुना कवर कर लिया तो बात अलग, बढ़िया करा आपने। लेकिन वीरू, अगर इस समय ट्रेड लेना है या ट्रेड के ट्रिगर पॉइंट्स क्या होंगे ये समझा दो। देखिए आशीष, अभी तो लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा बेटर होगा आप प्ले करें तो। और क्योंकि आप देखिए रियल स्टेट की इंडेक्स है ना, वो स्पेस जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होल्ड कर रहा है वो आज कवरिंग मोड में है। बस एक निफ्टी आईटी को छोड़ के एग्जॉस्टेड जो शॉर्ट्स हैं, मतलब जो काफ़ी थक चुके हैं, उनमें कवरिंग है, तो ये अच्छे संकेत हैं, पहली बात। बट मैं कहाँ जाऊँगा प्ले करने के लिए? अगर स्ट्रेंथ को प्ले करना है, रिवर्सल को, मेरे लिए वो है निफ्टी बैंक। क्यों? HDFC बैंक का लो देखिए, एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल विच वहाँ से पुल बैक जनरेट करता हुआ। निफ्टी बैंक 50 डेमा पे ट्रेड करता हुआ, निफ्टी PSU बैंक 50 डेमा पे ट्रेड करता हुआ। तो मेरे पास अगर, और आप देखिए सारे के सारे PSU बैंक जो हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो अगर मुझे स्ट्रेंथ को प्ले करना है इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स, आई विल गो विथ निफ्टी बैंक। बट फिर कह रहा हूँ वो 56,200 के ऊपर, 56,200 210 के ऊपर टिके तो 300-400 पॉइंट का स्विंग निफ्टी बैंक प्रोवाइड कर सकता है। मैं निफ्टी को अभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। निफ्टी के पास स्ट्रेंथ के लिए अभी सिर्फ रिलायंस और HDFC बैंक है, बट वो पेन आ रहा है IT से, तो वो शायद स्विंग इतना स्ट्रॉन्ग ना मिले। तो मैं ज़्यादा रिलाय करूँगा आशीष पुल बैक के लिए निफ्टी बैंक पर। आशीष बिल्कुल ठीक, निफ्टी बैंक अगर पुल बैक कहीं ट्रेड प्ले करना है तो वो ये है। और इसका थ्रेशोल्ड 56,200 का है ना, 210 का, हाँ 210 का। आप एटलीस्ट एक पुट राइटर पे को रिस्पेक्ट देकर दूसरे कॉलाइटर्स के जोन को क्रॉस करें तब। परफेक्ट। रखिए रडार पे 210 के जोन्स आए, उसके ऊपर जाए तो तेजी करने का मन निफ्टी बैंक पे बनाएंगे अपन, और वही एक प्रेफर्ड गो टू पॉकेट होगी इस समय। आइए पैनल को दिखाइए और इस समय के बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाएं। पालविया साहब, आपके 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से? तो अगेन फार्मा स्पेस पे ही फोकस रहेगा। हमने मॉर्निंग में टोरेंट फार्मा और सिप्ला पे बाय की सलाह दी थी और स्टॉक दोनों ही डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डी पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डी में भी अगर देखें तो एक करेक्शन के बाद यहाँ पे एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिखा है, और पिछले 3-4 सेशन में देखें तो स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से बनाई है। हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी का सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1330 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है डॉक्टर रेड्डी फ्यूचर। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1270 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है बाय करने के लिए वो है पीआई इंडस्ट्री का। यहाँ पे देखें तो केमिकल बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम है, और पीआई इंडस्ट्री का सेटअप देखें तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट करते हुए देखने को मिला है इस गिरावट में भी। और पिछले 3-4 दिन लोअर साइड पे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे बेस बना के एक अच्छा रिकवरी बनते हुए दिख रहा है। तो पीआई इंडस्ट्री फ्यूचर्स में बाय किया जा सकता है फॉर अपसाइड टारगेट ऑफ 4250 4270। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 4155 के आसपास। लीजिए, हाँ, पिछले शो में फार्मास्यूटिकल्स पे फोकस था, कल भी फार्मा पॉकेट ने अच्छा करा, अब वापस फार्मा पॉकेट बढ़िया ट्रैक्शन गेन कर रही है। तो हम टोरेंट फार्मा सिप्ला तो राइड कर रहे थे, जोड़ दीजिए डॉक्टर रेड्डीज और साथ में जोड़ दीजिए पीआई इंडस्ट्री। ये बताओ वीरू, अगर कविता जी जीरामन नहीं भेज रही थी तो पालविया साहब से क्यों नहीं मंगा लिया? क्यों नहीं के पीछे पड़े? बिल्कुल तो वीरेन जी, ये वीकेंड पे मैं इंदौर ही हूँ, तो आपका जिरावन नेक्स्ट वीक आपको बिल्कुल मिल पक्का पक्का। लो, ठीक है, थैंक ये यू। सेटिंग मैंने कराई, ब्रोकरेज भी नहीं मिल रही है मुझे। आशीष जी, आपको तो मैं पर्सनली दे दूंगा, क्या आपको पता मुंबई में है, उन्हें ये बातें सुन के कविता जी का भी दिल पसीज जाए, 2 पैकेट वो भी भेजते हैं, ये अच्छी बात है। इतने क्या करोगे, बेचने लगोगे वहां पे धंधा? सतपुते साहब, हाँ, मेरा सबसे फेवरेट फूड ब्रेकफास्ट में पोहा ही है, तो मैं जीरावन को मिस करता हूँ। नहीं, ठीक बात है। चलिए सतपुते साहब,
10 के दमदार ट्रेड भाई साहब कौन से? अच्छा जी, देखिए पहला ट्रेड होगा जेएसएल का। जेएसएल अगर आप देखें तो एक अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है अर्ली चार्ट पे। तो ये जो 680 का लेवल है इंपॉर्टेंट है, तो आज जो भी डिप मिलेगा 680 के आसपास, तो इधर दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस होगा 675 का। इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 700 प्लस का। तो जेएसएल ये पहला पिक रहेगा। एक सेल भी रहेगा, दैट इज पेट्रोनेट। मुझे लगता है पेट्रोनेट में आज वीकनेस है। राइजिंग चैनल का ब्रेकडाउन हुआ है और इस ब्रेकडाउन का पहला टारगेट आएगा करीबन 285 का। सो एट लेवल ऑफ 296, 285 के टारगेट के लिए बेचे। स्टॉप लॉस होगा 302 का। यार वो याद नहीं आ रहा है, ये जीरामन तो अपनी जगह सतपुते साहब कुछ भिजवाने वाले थे, मैं तो दिमाग से उतर गया, महीनों हो गए वो भिजवाते हुए इनके। क्या था सतपुते साहब? क्या याद है? है आपको कैसे याद होगा, आप तो भूल ही जाओगे। पर कुछ था, नहीं पता नहीं, पूरन पोली नहीं था क्या? पूरन पोली था क्या सतपुते साहब? कुछ तो बन रहा था भेजा ना। है कोई हाँ, पूरन पोली पूरन मैं पोली लेके था। आऊंगा। याद पक्का, है, पक्का। देखा धीरे से याद है, और आज महीनों हो गए भाई साहब। खैर ठीक है। वीरू ना, बहुत बहुत सारे लोगों ने गोली दे रखी है। इन्होंने पूरन पोली, जीरावन, वो चंदन ने वहाँ से बीकानेर से वो भिजी हुई कचौड़ी, है ना, वो सब सब रास्ते में, ये लॉजिस्टिक्स में है सब। विकास जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप फिलहाल तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन पे, तो मेरा दोनों भी जो कॉल है वो बाय साइड रहेंगे। पहले तो ग्लैंड फार्मा मेरा बाय कॉल रहेगा 2096 के आसपास फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है 2220 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट 2040 के आसपास देखने मिलेगा, तो ग्लैंड को यहाँ पे बाय करना है। और दूसरा बाय कॉल रहेगा श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में 640 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने मिला है। कल हमने देखा था एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिला था लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में, तो मुझे लगता है ये अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेंगे। 660 के टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिलेंगे। नीचे में जो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 626 का है। तो इंट्राडे में एक सेटअप पॉजिटिव यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ओके, विकास जी के दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पर। नीलेश गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए सबसे पहले जो खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर आया है वो है HDFC AMC। यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगातार हमने यहाँ पर स्ट्रेंथ देखी है और एक फॉलोअप मूव यहाँ पर 5700 से लेके 5760 तक का हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 5530 के स्टॉप लॉस से HDFC AMC इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करने की सलाह होगी। वहीं जो दूसरा खरीदारी वाला स्टॉक रडार पर है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब में पिछले 4-5 दिनों की गिरावट के बाद कल के सेशन में हमने एक रिवर्सल कैंडल देखा था। आज एक फॉलोअप मूव हम देख रहे हैं। अब यहाँ से जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। 7000 से लेके 7100 तक का पुल बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 6770 के स्टॉप लॉस से पॉलीकैब को बिलोंग करके चल सकता है। लीजिए ये हो गया आज के बढ़िया से 10 के दमदार ट्रेड, और इनमें से कुछ ट्रेड्स हम पिछले शो से राइड कर रहे हैं, तो और फर्दर अपनी पोजीशन कंसोलिडेट होती हुई और कन्विक्शन बढ़ता हुआ उन ट्रेड्स के साथ। चलिए अब बढ़ा जाए आगे। आप रिकैप के तौर पे साइड में दिखाते रहिएगा जो पिक्स आई हैं। आज की बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज अपने साथ हीलियस कैपिटल इंडिया के CEO दिनशॉ ईरानी सर हैं। दिनशॉ सर हाय, गुड मॉर्निंग। वैसे आमतौर पे वीरू दिनशॉ सर की स्माइलिंग फेस है ही है, इस समय एडिट तड़का इसीलिए नजर आ रहा है आपको क्योंकि जो हीलियस का फ्लैगशिप फंड है ना, उसकी टॉप 4 होल्डिंग्स में पता है कौन कौन से स्टॉक्स हैं? HDFC बैंक, ICICI बैंक, इटर्नल, जो नतीजों के बाद सबके सब फटे एट ऑल टाइम हाई, है ना। यस। और फोर्थ कौन सी है? फोर्थ ICICI बैंक, HDFC बैंक, इटर्नल। याद नहीं आ रहा, याद नहीं अरे आ दिनशॉ जी से रहा। पूछ अब वो लेना, 3 कौन काम सी है के थे, सर? मैंने सिंगल आउट कर लिए थे। दिनशॉ सर ये गुड मॉर्निंग, चौथी होल्डिंग हाँ जी, मॉर्निंग जी। जो टॉप पे। मॉर्निंग जी, जो चौथी है SBI है, पर वो इतना नहीं पटा जितना दूसरे हाँ, तो पटे। इसीलिए याद नहीं रहा मुझे। लोग अच्छा ही ढूंढते हैं ना, तो मैंने वो 3 याद आया मुझे। लेकिन अच्छा दिनशॉ सर, हीलियस का मंत्र ही है थिंक बुलिश। अरे म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर बुलिश नहीं सोचेगा तो फिर कैसे चलेगा? लेकिन ऑफ लेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था पहले कि टाइम वाइज करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा प्राइस वाइज भी डैमेज दिख रहा है। ये मूड थोड़ा ठंडा क्यों पड़ा है, क्या मामला है? आप कैसे देख रहे हो निफ्टी को या मार्केट्स को एटलीस्ट इस फेज में? आशीष जी, पहले तो धन्यवाद आपका शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग।
और दूसरा ये जो सुबह सुबह आपने जो खाने की बातें चालू की हैं, मुझे तो अभी भूख लगने लगी है। ये कचौड़ी और पोहा और पता नहीं क्या क्या जो आप बातें कर रहे थे आने के पहले। तो एनीवे जाके मैं बाद में करूंगा, इसलिए जरा जल्दी कर दीजिएगा इंटरव्यू खत्म। पर जो आपने बोला कि ये जो हमारा बाजार अभी जो एक्चुअली हम तो टाइम करेक्शन सोच रहे थे और एक बैंड सोचा था हमने कि एक बैंड में, टाइट बैंड में घूमता रहेगा बाजार। तो एक्चुअली ऊपर का बैंड पहले फोड़ दिया उन्होंने 25,500 का, और फिर आस्ते आस्ते नीचे के बैंड की तरफ आ रहे हैं जो 24,500 है। तो आई थिंक निफ्टी की बात करें तो लेकिन एक्चुअली जो अभी जो करेक्शन आप देख रहे हैं वो सारी बैड न्यूज जो है वो आस्ते आस्ते आई थिंक डिस्काउंट हो रही है। एक तो रिजल्ट आपने देख लिया कितने खास नहीं आए, काफी काफी सेक्टरों में डिसअपॉइंटमेंट थे। स्टार्टिंग आईटी में मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं आपके शो पे था मैंने यही बोला था कि अनफॉर्चुनेटली आईटी स्टार्ट ऑफ करेगा इस सीजन को और उसके रिजल्ट इतने ढंग के नहीं लग रहे हैं हमें, और वही हुआ है यहाँ पे। और दूसरा जो है ये हमारी जो ट्रेड डील है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था। अभी भी हमें लग नहीं रहा, पता नहीं 1 अगस्त का जो डेडलाइन है शायद हम वहाँ पे तक नहीं पहुँच सके, क्योंकि हमारी तरफ से ही काफ़ी अड़चने हैं, और राइटली सो, क्योंकि हमें चाहिए नहीं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हमारे यहाँ है या हमारा एग्री सेक्टर ओपन अप हो जाए। तो ये सब जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शायद आस्ते आस्ते करके डिस्काउंटिंग हो रही है मार्केट में उसकी। लेकिन बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा कोई डीप करेक्शन आपको दिखेगा। ये एक प्रॉब्ली एक आध क्वार्टर के लिए आपको यही ऐसे जोन में दिखता रहेगा मार्केट, जैसे मैंने बोला एक टाइट बैंड में घूमता रहेगा। तो हमें ज्यादा कंसर्न नहीं है यहाँ पे एक डीप करेक्शन देखने का। अच्छा, वो रिंशु सर, अब इसी सवाल से कई सारे, फिर वो आंसर से कई सारे सवाल मेरे जहन में घूम रहे हैं। एक तो वो नया पैसा, वो एसआईपी फ्लोज, वो सब इंटैक्ट है ना भाई? अब क्या है, वो कमाई करके नहीं दे रहा वो पैसा, तो वो इंटैक्ट है कि नहीं है? दूसरा, आपने कहा नतीजे इतने कोई खास नहीं रहे। हाँ, इतने खास नहीं रहे, लेकिन जो डैमेज हुआ था सितंबर से, उससे ऐसा लग रहा है रिपेयर जॉब अंडरवे एटलीस्ट। तो कब तक फिर आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करके बैठे हो? कब तक वाकई पटरी पे ग्रोथ लौटेगी इंडिया की? कितना समय लगने वाला है? सो एक्चुअली आशीष जी, ये जो आपने बोला कि फ्लोज वगैरह, वो तो बिल्कुल ही इंटैक्ट है। टच वुड, आई मीन हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखते रहते हैं डालने के लिए, और रेगुलर, मतलब हमने तो कोई डेंट देखा नहीं है इन फ्लोज में। और सिप में भी उल्टा बढ़ोतरी होती रहती है, और आस्ते आस्ते करके सिप भी बढ़े जा रहे हैं हमारे। तो इसलिए ये तो बिल्कुल इंटैक्ट है, और आई थिंक ये एक नींव रही है हमारे मार्केट की कि यहाँ पे हमारे रिटेल इन्वेस्टरों ने काफी सपोर्ट किया है मार्केट को, एंड राइटली सो, क्योंकि वैल्यूएशन भी एक्चुअली स्ट्रेच नहीं लग रहे हैं। मैंने जो बोला आपको कि हमें डीप करेक्शन नहीं लगता है, क्योंकि वैल्यूएशन बड़े रीजनेबल लगते हैं। और दिस इज एज्यूमिंग कि जैसे आपने बोला सितंबर, हमें तो लग रहा है कि सितंबर से जो ग्रोथ आनी लगेगी वापस, ये क्वार्टर सितंबर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि वहां से आपकी वैल्यूएशन फिर से रीजनेबल दिखने लगेगी, क्योंकि मार्केट ने हमें, दुनिया ने रादर हमें रीरेट किया था। हमारा पहले 17-18 का पी चलता था, फिर वो 20-21 हो गया, अभी 22-23 के आसपास हम घूम रहे हैं। और ये 22-23 का पी इसलिए दिया क्योंकि हमारी जो वर्ल्ड लीडिंग ग्रोथ रेट है वो ऑब्वियसली कायम रहे, वही हमें चाहिए। और वो स्टोरी जो रीसेट हुई थी वो सितंबर लास्ट क्वार्टर, FY24 का सितंबर का क्वार्टर आप देखें तो वहां पे जाके थोड़ी थोड़ी स्टोरी थोड़ी रीसेट हुई थी, क्योंकि उस क्वार्टर से जो नेगेटिव ग्रोथ रेट चालू हुआ सितंबर में तो नेगेटिव 7-8% था। दिसंबर में आई थिंक एक बड़ा स्टेडी सा 3-4% ग्रोथ था। मार्च अगेन क्वार्टर में हमें 3-4% ग्रोथ दिखा, और ये क्वार्टर भी जून का हमें फिर से इतना ही ग्रोथ दिखेगा। लेकिन आप ये समझिए कि अगर जो ये क्वार्टर फ्लैट भी रहा सितंबर तक, तो हमारा ग्रोथ रेट, बिकॉज सितंबर वाज सच अ नेगेटिव क्वार्टर, तो उसके चलते हमारा ग्रोथ रेट वी लुक एट 12-13% काइंड ऑफ ग्रोथ रेट। तो इसलिए 12-13% ग्रोथ रेट वापस एक बार सेट इन हो जाए, फिर दिसंबर क्वार्टर वैसे ही बेस लो है, फेस्टिव सीजन विल किक इन, तो हमें लग रहा है कि यहाँ से ये प्रॉब्लम आपको समवेयर नियर द बॉटम होगा आप, और इसीलिए हमें लग रहा है कि ज्यादा डीप करेक्शन नहीं होगा तो टाइम करेक्शन होगा मोर देन एनीथिंग एल्स। एंड अगले एक आध क्वार्टर का ही हमें मतलब टाइम मिलेगा। और बाय द वे आशीष जी, ये जो जब ये करेक्शन होता है, टाइम करेक्शन, तभी मौका मिलता है मैनेजर को आराम से, इत्मीनान से अपने स्टॉक सिलेक्शन का। इसलिए आप देखेंगे जैसे ही हमारा नया जो जुलाई का पोर्टफोलियो आएगा, आप देखिए काफी स्टॉक्स हमारे नए नए आए हैं नाम वहां पे भी हमारे पोर्टफोलियो में। तो इसलिए हम ये सब अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं टू पिक अप न्यू नेम्स।
चलिए दिनेश्वर सर, आज आपसे माफ़ी चाहेंगे, आज आपसे छोटी वार्तालाप ही हो पाई, आप काफ़ी देर में जुड़े, समय का अभाव था, बट जो भी हुआ अच्छा लगा सर। और मेरे को मालूम है आपने कहा था इंटरव्यू छोटा रखिएगा, देखते हैं आप नाश्ते में क्या खाते हैं, है ना। हमने आपको दिया था पोहा और एक कचौड़ी का विकल्प। लेट्स सी आप क्या खाते हैं वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नहीं, मुंह में पानी तो हमारे भी आ रहा है। और पर क्या करें, अभी अभी एक अच्छा इंटरव्यू और है। अभी चले सुशील केडिया जी के पास चलते हैं। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सुशील जी, ये ऑलमोस्ट 24,600 हमने स्ट्राइक कर दिया आज। इंडेक्स पे पहले आपकी जो रीडिंग है उसको समझना चाहेंगे, क्या लग रहा है इंडेक्स, निफ्टी बैंक पर व्यू क्या है आपका इस वक्त? पीसीआर से अनुरोध है, मेरे स्क्रीन को शेयर करें। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। चार्ट की बात चार्ट से बताएंगे आपको। स्क्रीन पे अगर पीसीआर मेरी इस स्क्रीन को शेयर कर दे। जब तक वो शेयर करते हैं मैं आपसे बेसिक बात करूं। देखिए 25,777 तक करीब हम ऊपर गए थे ऐसे निफ्टी फ्यूचर्स पे, और हम करीब 1100 पॉइंट घट चुके हैं। 1100 पॉइंट घटने के बाद में बिना चार्ट के भी सामान्य ज्ञान से, कॉमन सेंस से कि अनुमान लगाया जा सकता है कि भाई यहां से 500 पॉइंट तक का रिबाउंड तो कभी भी आ सकता है, जिसको ये पीली रेखा से मैंने इसको इंडिकेट किया कि इतना रिबाउंड पॉसिबल है। और उसके बाद कंजर्वेटिव होने के नाते कि हमें एक साथ अग्रेसिव फोरकास्ट नहीं लेनी चाहिए जब तक हम इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस नहीं करें। फिलहाल के लिए हम अभी यही प्लॉट कर सकेंगे कि 25,303 के ऊपर जाए, 25,300 के ऊपर जाए बिना हम वापस एक बार करीब करीब इसी लेवल पर गिरेंगे। एक और चीज आप देखिए इस चार्ट पे, पिछले 6-7 महीनों में, पिछले 6-7 नहीं 4-5 महीनों में इस रेंज से, इस जोन से मार्केट कई बार निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट यहां से घूमा है। तो 500 पॉइंट का निफ्टी पे रिबाउंड, और साथ साथ में अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी करीब करीब इसी तरह का रिबाउंड देके 57,200 तक अगर आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसको न भविष्यवाणी मानना चाहिए न टारगेट सेटिंग मानना चाहिए, ये बहुत एक्सट्रीम शब्द है, इस पे माइंड अटक जाता है। जिस दिन भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर बंद आ गए पिछले दिन से, तो एक बार मंदी का सौदा काट के 500 पॉइंट की रिबाउंड निफ्टी में और 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में खेलना चाहिए। पर मैं साथ में एक बात और ऐड करूं, जब ये अनिश्चितता बनी हुई है कि सिर्फ 500 पॉइंट का डेड कैट रिबाउंड है या एक नई चाल ऊपर की शुरू हो जाएगी, वो पिक्चर बाद में ही क्लियर होगा। परंतु बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी ऐसे हैं जहां ये अनिश्चितता करीब करीब मिट चुकी है, और भले ही निफ्टी सिर्फ 500 पॉइंट की डेड कैट रिबाउंड बने, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें 20%, 30%, 35% तक की भी चाल लार्जर टाइम फ्रेम पर मिल सकती है। तो मैं उन पर भी जब आप पूछोगे बात करना चाहूंगा। हम तो उसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे आपने कहा एक रिबाउंड की लाइक्लीहुड बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है। 25,303 वो रेजिस्टेंस लाइन है। अंटिल उसके ऊपर जा रहे हैं तब तक ये सिर्फ रिबाउंड है और वापस शायद कोलैप्स कर रहा हो भारतीय बाजार। अच्छा सुशील सर, आपने अगले सवाल का क्यों तो वैसे ही दे दिया मुझे, और सबके जहन में वही है। एक तो ये रिबाउंड आ रहा होगा तो कौन सी थीम्स होंगी जो रिबाउंड में ज्यादा बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रही होंगी? आप किन स्टॉक्स पे रिबाउंड आए, कोलैप्स करे, आप किन थीम्स, किन स्टॉक्स पे ज्यादा बुलिश हो सर? बहुत बढ़िया सवाल आपने मेरे मन का सवाल दे दिया, बल्कि ये समझिए कि मैंने आपसे कह के सवाल मांग लिया है। तो वापस एक बार अनुरोध है, पीसीआर कृपया सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए स्क्रीन को दोबारा दिखाइए। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं एक चार्ट से आपको इलस्ट्रेट कर पाऊंगा। हाँ देखिए, निफ्टी की ही चार्ट आई है। अब अगर निफ्टी में हमें ये कंजर्वेटिव एस्टीमेट लेके चलना है, इसको फोरकास्ट मत मानिए, कि जब तक नया एविडेंस नहीं आए 25,300 के ऊपर चलने का, यही मान के चलो कि कंजर्वेटिवली भैया रिबाउंड ही होगा। और अगर निफ्टी वास्तव में वापस एक बार 24,600 के नीचे आ जाएगी, तो जिन स्टॉक्स ने इस तरह की साइकिल को कंप्लीट कर लिया, एक रिबाउंड के बाद के इस लार्जर पैटर्न को कंप्लीट कर लिया, उन स्टॉक्स की लिस्ट में मैं पकड़ूंगा मान लीजिए एशियन पेंट्स। उन स्टॉक्स की लिस्ट में मैं पकड़ूंगा जुबिलेंट फूडवर्क्स। कि आप अगले 500,000 पॉइंट की निफ्टी के फेयर में न पड़ के इनको 2 महीने 3 महीने के अंतराल में पकड़िए। मैं उसमें पकड़ूंगा पीडीलाइट को, जो पीडीलाइट लगता है यहां से 25% बढ़ जाए। लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप स्टॉक्स है, मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज में है। अगर उसमें मेरे को 4-5 महीने में, 3 महीने में 25% की रिटर्न मिल सकती है, तो मैं निफ्टी को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहता। उसी तरह अगर डिफेंस के सेक्टर में जो शिप बिल्डिंग से रिलेटेड डिफेंस के स्टॉक्स, जिसका लास्ट मंगलवार को भी हमने जिक्र किया था कि हम उन्हें बाई सिग्नल का वेट कर रहे हैं, वो पैटर्न्स ऐसे परिपक्व हो चुके हैं कि जब भी अगर बाजार नया रिबाउंड बनाना शुरू करे, तो निफ्टी रिबाउंड में है या वापस लॉन्ग टर्म इसका एसेंट शुरू हो गया है,
उस प्रश्न का उत्तर आने के भी पहले अगर ये माझगांव डॉक्स, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स अगर यहाँ से लगे कि 60, 70, 80% तक की चाल शुरू कर सकते हैं, तो हम आउट परफॉर्मिंग सुपरलेटिव स्टॉक्स को परचेस करेंगे कमिंग निफ्टी रिबाउंड में, रादर देन फोकसिंग ऑल द एनर्जी ओनली ऑन ट्रेडिंग निफ्टी। ओके। अच्छा सुशील जी, एक और बड़े सेक्टर पे और उस सेक्टर के स्टॉक्स पर आपका व्यू। आई मीन आईटी के नंबर्स बहुत ख़राब रहे, कल टीसीएस का उस छटनी की खबर ने अगर आप देखें ढांचा तोड़ दिया, हम लगभग 4 साल के लोस पे ट्रेड कर रहे हैं। आईटी पर आपका व्यू क्या कहता है अब इस वक्त? देखिए टीसीएस की चार्ट, मैं बार बार पीसीआर को परेशान भी नहीं करूंगा, वो खुद ही दिखा दें अगर इसके, हाँ दिखा दी उन्होंने। तो देखिए टीसीएस की चार्ट जो टूट करके आज साल के न्यूनतम स्तर पर करीब करीब आ गई है, ये अगर अगर किसी की कोई पोजीशन नहीं हो, कोई व्यू नहीं हो और ये भी नहीं पता हो कि ये टीसीएस की चार्ट है, तो आप इस चार्ट पे क्या करोगे? एक चार्टिस्ट के नजरिए से इस चार्ट पे बाई सिग्नल के आने का वेट करना होगा। इतने घटे हुए स्टॉक को यहाँ पे जब आरएसआई डाइवर्जेंट हो गई, सारी वेव काउंट कंप्लीट हो गई, सारी न्यूज डिस्काउंट हो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है यहां बेचकर अब बहादुरी नहीं है। पर अब जब भी ये चार्ट घूम जाए, जिस दिन भी ये ऊपर बंद आना शुरू हो जाए, लोएस्ट प्राइस को स्टॉप लॉस बना के हम एक बार 3700 तक के रिबाउंड को खेलेंगे। तो आशीष जी के उस प्रश्न के साथ भी ऐड होता है कि अगर मार्केट का रिबाउंड आया तो किन स्टॉक्स पे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की आशा है। जहां सीवियर अंडर परफॉर्मेंस आईटी के लार्ज कैप्स में आया है, इन्फोसिस ने भी वो थोड़ी सुरसुराहट दिखाना शुरू की है, ऊंचा बंद आ जाए। जो स्मॉलर आईटी नेम्स हैं, एलटीआईएम, एम्फेसिस, बीएफएल, एलटीटीएस, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, ये मेरे को लगता है एक्सट्रीम सुपरलेटिव परफॉर्मेंस दे सकते हैं 3 से 6 महीने के अंतराल पे। तो जहां बिल्कुल न्यूज बेस्ड कंसेंसस, जो रिजल्ट्स के फ्लो पे कंसेंसस बन गया, इसको किसी अन्यथा रूप में ना ले, पर पढ़ाई लिखाई का होना जरूरी है, बुद्धि का होना जरूरी है। पर जब सबके पास बुद्धि है तो फिर बुद्धि काफी नहीं है, बुद्धि के भी बियॉन्ड चलना पड़ेगा। तो बुद्धि से जो कुछ हो सकता था वो आईटी के स्टॉक्स में हो चुका है। अब बुद्धि के परे का खेल शुरू होगा और वो खेल आप ट्रेंड से ही पकड़ पाओगे। और बुद्धि का जस्टिफिकेशन जब 3700 का भाव आ जाएगा टीसीएस का, तब फिर बुद्धि को जस्टिफाई करने के लिए उस टाइम उसकी खबरें मिलेगी। तो हम आईटी के स्टॉक्स में टकटकी लगा के बैठे हैं कि जैसे इनमें अपटिक आए तो हम स्टॉप लॉस के साथ लोएस्ट पॉइंट को स्टॉप लॉस बना के बड़ी तेजी इनमें ग्रैब करेंगे, क्योंकि कंप्लीट कंसेंसस है यहाँ, जिसको बेचना था सबका माल बिक चुका है। ओके, वैसे पीसीआर बिल्कुल परेशान नहीं होता जब आप कहते हो, पीसीआर तो बल्कि एक्साइटेड होता है कि सुशील सर आने वाले हैं आज। सुशील जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। और इस नोट पर एक काम करा जाए, आज के इस शो 10 के दमदार ट्रेड्स को यहीं समेटते हैं। श्रेया और कंचन रेडी हैं, आपके साथ रहेंगे अब ट्रेडर्स हॉटलाइन में।